गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का एक सब टॉपिक एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स ये हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ aggregate demand. Aggregate demand refers to the total demand for final goods and services in the economy during a given period of time. That is total demand for final goods and services in an economy during a year. That is the short meaning of aggregate demand. But aggregate demand is measured in terms of aggregate expenditure. हम सभी को पता है कि जो हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं उन पर जो एक्सपेंडिचर करते हैं दैट इज द फाइनल एक्सपेंडिचर. दैट इज वाई एग्रीगेट डिमांड कैन बी रेफर्ड इन टर्म ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. तो एग्रीगेट डिमांड कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ expenditure incurred on purchase of final goods and services by all the sectors in the economy during a year. That is the meaning of aggregate demand. इसकी मीनिंग में हम चार चीज़ें आपको ध्यान रखना है, तीन चार चीज़ें इसमें है. सबसे पहले सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर. दूसरा that is total expenditure on purchase of on final goods and services. Third, by all sectors of a economy. Fourth, during a year, that is the accounting year, fiscal year we can conclude. तो चार चीज़ें आपको ऐड करनी है इन द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड इज सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on purchase of final goods and services by all the sectors of the economy during a year. This is the meaning of aggregate demand. ठीक है, अब बात आते हैं इसके कंपोनेंट्स पे आते हैं. एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इसका कंपोनेंट है दैट इज हाउसहोल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर. हाउसहोल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसे हम सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसको हम प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं. प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. अब ये क्या होता है. हम सभी जानते हैं कि हाउसहोल्ड्स परचेज वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. द डिमांड various goods and services such as food, clothing, housing, books, furniture, TV. ठीक है, they are required to expenditure for medical expenses, education. That all is included in household consumption expenditure. But one thing you should remind, that is it is planned expenditure. This is not actual. दिस इज नॉट एक्चुअल एक्सपेंडिचर, इट इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जो इसको हम एक्स एंट भी बोल सकते हैं.
आगे हम इसमें जब भी इसके चैप्टर पढ़ेंगे फर्दर तो इसका हम कहीं भी एक्स पोस्ट और एक्स एंड का हम प्रयोग करेंगे। दिस इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर। सेकंड है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको हम सिंबॉलिकली आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, ENTP कर देता हूँ शॉर्ट में, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या दैट इज फार्म्स, that is we can say in short that is investment expenditure is expenditure on purchase of on purchase of new capital assets like machinery, plant, equipment, EQUIP, equipments, ठीक है। ये उसका उसमें आप एंड रॉ मटेरियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, दीज आर द वेरियस एक्सपेंडिचर जो हमने इसको मेंशन किया है, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दैट इज आल्सो प्लान्ड। ये आपको बार बार ध्यान रखना है, ये भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसको हम जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर होता है दैट इज इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कलेक्टिव कंजप्शन। हम सभी जानते हैं कि आजकल जो हर एक जो गवर्नमेंट होता है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन होता है, कहीं ना कहीं वेलफेयर या सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने पे टारगेट करते हैं। तो उसके लिए वो बहुत सारी सर्विसेज, कलेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। जैसे आपका क्या बोलते हैं, रोड्स बनवाना है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, वाटर सप्लाई है, रेलवे है, बहुत सारी, ठीक है। तो यहाँ जितने भी खर्चे करती है गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। इसको फर्दर हम दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका गवर्नमेंट कंजप्शन डिमांड या एक्सपेंडिचर आप कह सकते हो, प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट डिमांड या एक्सपेंडिचर। अब आप कंफ्यूज होंगे कि दोनों को क्या कर दिया ये। तो यहाँ आपको दो बातें ध्यान रखनी है। गवर्नमेंट कंजप्शन डिमांड वो होती है जिसमें कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही। जैसे गवर्नमेंट ने स्कूल्स पे एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ देने पे कोई खर्चा किया, अपने जो गवर्नमेंट जो अपना एम्प्लॉयज़ है उसको सैलरी दे रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को सुविधा दे रही है, वाटर सप्लाई के ऊपर खर्च कर रही है। जहाँ कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही है मान के चलिए, वो आपका कंजप्शन डिमांड होगा, ठीक है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट डिमांड, यहाँ गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट है, जैसे कंस्ट्रक्शन पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे, रोड्स, फ्लाईओवर, ब्रिज, ठीक है, डैम वगैरह एक्सेट्रा। अगर गवर्नमेंट इन पे खर्च कर रही है तो गवर्नमेंट का वो इन्वेस्टमेंट डिमांड कहलाएगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दो प्रकार से हो गया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसको हम फाइनली एक ही टर्म जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्थ आता है आपका दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स।
x माइनस m, x for exports, m for imports। तो गवर्नमेंट जो नेट एक्सपोर्ट्स है दैट इज द नेट डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज द नेट डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज ROW। इसे हम अब्रॉड भी कह सकते हैं। इट इज सिंपली द बेसिक सिंपली डिफरेंस द बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका जो नेट एक्सपोर्ट्स का वैल्यू है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब आपका एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो, इम्पोर्ट्स कम हो, तो आपका जो नेट एक्सपोर्ट्स है वो पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव होगा जब आपका एक्सपोर्ट्स कम हो, इम्पोर्ट्स ज़्यादा हो, और इसकी वैल्यू जीरो होगी जब एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स दोनों बराबर हो। तो नेट एक्सपोर्ट आपका तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब देखिए चारों कंपोनेंट हमने पढ़ लिए, तो इनको एक फार्मूले में लिख सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। एक हमारा फार्मूला डिराइव हो गया। AD फॉर एग्रीगेट डिमांड, C फॉर हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। यहाँ जो इकोनॉमी की हम एजम्पशन कर रहे हैं, यहाँ इकोनॉमी 4 सेक्टर इकोनॉमी है, जिसमें फर्स्ट जो है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड जो है प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड जो है गवर्नमेंट सेक्टर, इसको आप फार्म्स भी कह सकते हो, प्रोड्यूसर को गवर्नमेंट सेक्टर, और फोर्थ आपका एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको आप ROW रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, ये आपका इसमें शॉर्ट में इसका होगा, ये जो हमने जूम किया। अब देखिए जो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है दैट वाज टोटली गिवन बाय जॉन मेनार्ड कीन्स, इसके द्वारा दिया गया है। और कीन्स ने क्लोज्ड इकोनॉमी अज्यूम किया, क्लोज्ड इकोनॉमी और 2 सेक्टर मॉडल अगर अज्यूम करें हम, 2 सेक्टर मॉडल की बात करें हम, तो इसमें हमारा एग्रीगेट जो डिमांड है उसके 2 ही कंपोनेंट रह जाएंगे, C प्लस I। फाइनली C प्लस I, इसका मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। AD is equal to C plus I। C is equal to consumption expenditure and I is equal to इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ जो आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का था, हमने देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की 2 बात की थी हमने, गवर्नमेंट कंजप्शन डिमांड और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो गवर्नमेंट कंजप्शन डिमांड को तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर में मर्ज कर देते हैं, कर दिया गया, और जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में मर्ज करते हैं। देयर आर ओनली 2 कंपोनेंट्स दैट इज C प्लस I। तो AD इज इक्वल टू C प्लस I। इसको अब हम यूजिंग ए शेड्यूल एंड डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए हम एक शेड्यूल बनाते हैं। ये आपका है फर्स्ट कॉलम इनकम दैट इज Y, 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। 100 का हम डिफरेंस लेके बना लेते हैं। दैट इज सेकेंड कंजप्शन,
दैट इज सी। यहाँ देखिए, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको यहाँ स्टार लगा रहा हूँ। देखिए ध्यान रखिएगा, थोड़ी कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा। जब आपका इनकम जीरो है, हम बात कर रहे हैं कि इफ y इज इक्वल टू जीरो, तो c कभी भी जीरो नहीं होगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इकोनॉमी में देर इज ऑलवेज मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन, दैट इज, इसको हम ऑटोनॉमस कंजप्शन कह सकते हैं, जो लाइवलीहुड के लिए आवश्यक है, एक अपना लाइफ सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। तो कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं होगा, चाहे आपकी इनकम जीरो क्यों न हो। तो यहाँ मैं अज्यूम कर लेता हूँ इसको, यहाँ जो बात कर रहे हैं हम जीरो पे, तो यहाँ मैं इसको 50 मान लेता हूँ। 150 है जीरो पे, फिर 50। दूसरा चीज़, सेकंड थिंग जो हम डिस्कस करना चाहें कि जो कंजप्शन होता है दैट इज फंक्शन ऑफ YD, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का फंक्शन होता है, जब y बढ़ता है तो c भी बढ़ता है, बट always delta c is less than delta y. That means rise in consumption is less than rise in income. क्यों? Because people are preferring to save some part of increased income. जब इनकम बढ़ती है तो पूरी की पूरी बढ़ी हुई इनकम को खर्च नहीं करके उसके एक पार्ट को सेव करने पे लग जाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका 50 के बाद में यहाँ आपका 100, यहाँ तो आपका 100 राइज हो रहा है, तो इसको मैं 50 राइज कर देता हूँ। तो 100, फिर 150, 200, 250 एंड 300। दैट मीन्स ये राइज कर रहा है, तो ये भी राइज कर रहा है। अब आते हैं हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको आई से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, आई। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑटोनॉमस, एक होता है इंड्यूस्ड। ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इनकम से इंडिपेंडेंट होता है या इनइलास्टिक होता है, इनकम से प्रेरित नहीं होता है। चाहे इनकम आपको कितना ही हो, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका जो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट होती है, जहाँ उद्देश्य वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन होता है, वहाँ इन्वेस्टमेंट आपका ऑटोनॉमस ही होता है। तो किन्स के जो पूरे एनालिसिस है उसमें हमने ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ही लिया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनॉमस ही होगा। ठीक है, एक होता है इंड्यूस्ड, जो इनकम के प्रति इलास्टिक होता है, जो डिपेंडेंट होता है, इनकम से डिपेंडेंट होता है। ये ज़्यादातर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। कौन करते हैं? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। ठीक है, तो इसका तो हमें कहीं भी चर्चा ही नहीं करना है, हमारा है ऑटोनॉमस। तो इसको मैं मान लेता हूँ, एक कांस्टेंट अमाउंट मान लेता हूँ, दैट इज 100, 100, 100, 100, 100, 100, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए आपका टेबल में तीन चीज़ें हैं, आपको y आपको दिया हुआ है, c आपको दिया हुआ है, i आपको दिया हुआ है। एग्रीगेट डिमांड क्या है? c प्लस आई। तो यहाँ कॉलम बनाएंगे, एग्रीगेट डिमांड दैट इज इक्वल टू c प्लस आई, दैट इज c, दैट इज i, दैट इज 150।
दैट इज 100, 100, 200, 250, 300, 350 एंड 400। ठीक है, हमने ये कॉलम बना लिया। अब देखिए एक चीज़ है, जहाँ आपने डिस्कस किया कि सी भी के साथ साथ इसको भी देखिए आप। जब आपका सी जीरो इनकम पे सी कभी जीरो नहीं हो सकता, तो अंडरस्टूड है कि एडी भी कभी जीरो नहीं होगा, बिकॉज एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम से बता सकते हैं। देखिएगा डायग्राम, तो अच्छे से सुनिएगा इसको। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, यहाँ लेंगे हम इनकम दैट इज वाई, यहाँ लेंगे एग्रीगेट डिमांड दैट इज सी प्लस आई। आप सी और आई भी लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ 100 का डिफरेंस ले लीजिए, 100, 200, 300, 400 एंड 500। आगे देखिए, यहाँ आपका जो एडी है, पहले हम सी को, आई को, फिर एडी, तीनों आपको डायग्राम अलग अलग बनाने पड़ेंगे। एक ही डायग्राम में तीनों फंक्शन आपको बताना पड़ेंगे। तो यहाँ पहले हम देखिए, यहाँ भी हम 100 शुरू कर देते हैं। 100, 200, 300, 400 एंड 500। यहाँ देखिए आप, पहले आप सी आपका 0 पे 50 है, तो ये आपका 50 यहाँ लिख के, यहाँ आपका पहला पॉइंट हो गया। यहाँ देखिए आपका, यहाँ भी डिफरेंस इक्वल है, यहाँ भी डिफरेंस इक्वल है, तो ये तो कंजप्शन फंक्शन जो होगा आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। रेट ऑफ चेंज जो है, रेशियो है, एक ही रेशियो में है वो। तो यहाँ आप देखिए, लास्ट वाला ले लीजिए डायरेक्ट, आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। 100 पे 100, चलो एक और दिखा दीजिए, 100 पे 100 आपका ये रहा। उसके बाद में लास्ट ले लीजिए 500 पे 300, ये आपका 500, 300 आपको मैच करोगे तो आपका ये लगभग यहाँ होगा। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ये थोड़ा सा यहाँ, ये आपका सी और सी, ये बन गया आपका कंजप्शन फंक्शन। व्हाट इज दिस? दिस इज कंजप्शन कर्व एज कंजप्शन फंक्शन ले लीजिए, कंजप्शन कर्व लिख दीजिए, कंजप्शन कर्व। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट जो आपका है दैट इज आई। आई आपका क्या है? कांस्टेंट है, दैट इज 100, तो ये आपका हर लेवल पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये आपका आई कांस्टेंट है, दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। पहले हम बात कर रहे हैं कि आपका ये ऑटोनॉमस है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं। एग्रीगेट जो डिमांड है आपका दैट इज सी प्लस आई। स्टार्टिंग हो रहा है आपका ये 150 से, देख लीजिए आप अच्छे से, यहाँ से 150 है, तो यहाँ 0 पे 150 है, यहाँ आपका एग्रीगेट डिमांड दैट इज 150। उसके बाद में 100 पे 200 है, दिस इज 200। ठीक है, तो ये आपका 100 पे आपका आएगा 200। लास्ट ले लीजिए 500 पे 400, ये 500 इनकम आपका, इस पे आपका ये 400 ये चला गया। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया आपका एडी दैट इज सी प्लस आई। अब यहाँ देखिए आप, कुछ चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन करना है, वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसमें तीनों चीज़ों का अलग अलग मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहाँ थोड़ा सा सुनिएगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कंजप्शन कर्व की बात कर रहे हैं। ये क्या है? पॉजिटिव स्लोपिंग है। कैसा है देख लीजिए आप, पॉजिटिव स्लोपिंग है, बट डजेंट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, इट डजेंट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। क्यों नहीं होता आपको पता है? क्योंकि
y 0 होने पर c 0 नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। i का जो हमने बात किया था, i आपका क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, और ये आपका क्या बन गया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन गया आपका। ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अब देखिए नेक्स्ट, आपका जो एडी है, एग्रीगेट जो डिमांड है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये भी आपका पॉजिटिव स्लोपिंग ही है। देख लीजिए आप अच्छे से, देखो ये आपका पॉजिटिव स्लोपिंग ही है, बट ये भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि सी कभी भी जीरो नहीं होगा। जब सी आपका जीरो नहीं है तो एडी भी जीरो स्टार्ट, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो एडी इज आल्सो पॉजिटिव, दोनों का एडी का और सी कंजप्शन दोनों का ही पॉजिटिव स्लॉप होता है, दोनों भी। ठीक है, सेम हो गए। अब यहाँ देखिए ये चीज़ देखिए, दोनों को डिफरेंस, दोनों पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल का क्यों है कि दोनों का डिफरेंस जो है आई है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, और ये जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज कांस्टेंट। इसलिए सी एंड ए डी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में भी आस्क्ड कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल क्यों होते हैं। और ए डी जो कर्व होगा वो सी कर्व से ऊपर होगा, क्योंकि जितना आई है वो आई उसमें प्लस हो जाएगा, ऐड होके उतना ही वो आगे पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था एक एनालिसिस एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। और एंजॉय करिए, कीप ऑन एंजॉइंग, एंड नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए वीडियोस को नेक्स्ट हम आपको बता देंगे, आप देखते रहिएगा। ओके, थैंक्स।